दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष समीक्षा अधिकारी के अगले लेक्चर सीरीज को लेकर हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हमारा 33वां लेक्चर है। देखिए ये सीरीज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर हम लोग प्री मेंस दोनों के सवाल को कर रहे हैं और आयोग के द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर पेपर के सवालों को हल कर रहे हैं। और एक दिन में कोशिश हमारी है दोस्तों कि 15 सब्जेक्ट दोस्तों उस पर चर्चा हो रहा है। 15 सब्जेक्ट के सवाल मैं आप सभी के समक्ष दे रहा हूं, जिससे तैयारी का मजा दोगुना हो जाएगा। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट पढ़ने का एक अलग ही मजा होता है। याद रखेंगे स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से आप सभी के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च किया गया है। टेस्ट सीरीज के अलावा दोस्तों ये 2 किताबें हमारी टीम के द्वारा तैयार की गई दोस्तों, समीक्षा अधिकारी के लिए स्पेशल किताबें हैं। आप चाहें तो इन किताबों को ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी दोस्तों अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज यूपी आरओ परीक्षा को छोड़ करके अन्य बहुत सारे एग्जाम के लिए दोस्तों, अगर आप यूपीएससी के लिए या फिर यूपीपीएससी के लिए भी टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो वो भी टेस्ट सीरीज दोस्तों आपको हमारे study91pro.com वाले प्लेटफॉर्म से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और सेशन स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, पहला सवाल जो है ये प्राचीन इतिहास से संबंधित सवाल दे रहा है और सवाल क्या है ध्यान से पढ़िएगा। द्वितीय बौद्ध संगीत समिति का आयोजन कहां हुआ था? और यह सवाल दोस्तों मेंस परीक्षा 2014 में पूछा गया था। ठीक है, कि द्वितीय बौद्ध संगीत समिति का आयोजन कहां हुआ। ठीक है, तो यहां राजगिरी दे रहा दोस्तों, राजगिरी में याद रखेगा प्रथम बौद्ध संगीत समिति का हुआ है। द्वितीय बौद्ध संगीत समिति दोस्तों वैशाली में, और तृतीय बौद्ध संगीत समिति पाटलिपुत्र में, और चतुर्थ बौद्ध संगीत समिति जो हुई थी दोस्तों वो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। कहां पर हुई थी दोस्तों? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। तो याद रखेंगे। ठीक है, यहां पर जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाकी का जवाब गलत है। जो सवाल आपसे पूछा द्वितीय बौद्ध संगीति से सवाल पूछा गया। अगली बार दोस्तों आयोग इसी सवाल को कैसे कैसे पूछ सकता है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए ऐसे पूछ सकता है कि प्रथम बौद्ध संगीत समिति दोस्तों इसका आयोजन कहां हुआ, तो अगर कहां पूछेगा तो क्या लिखेंगे दोस्तों? याद रखेंगे राजगृह लिखेगा। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीत समिति का आयोजन कहां हुआ था दोस्तों? तो याद रखेंगे वैशाली में हुआ था, वैशाली में। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीत समिति का आयोजन कहां हुआ था दोस्तों? तो याद रखेंगे पाटलिपुत्र में हुआ था, पाटलिपुत्र पटना में। और चतुर्थ बौद्ध संगीत समिति ये कहां हुआ था दोस्तों? कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। इसको याद रखेंगे। ठीक है, और क्या क्या पूछ सकता है? किस राजा के काल में दोस्तों ये प्रथम बौद्ध संगीत समिति का आयोजन किया गया है? तो जवाब क्या होगा दोस्तों? अजात शत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगीत समिति दोस्तों कालाशोक के शासनकाल में, तृतीय बौद्ध संगीत समिति दोस्तों अशोक के काल में हुई है, अशोक के काल में। और चतुर्थ बौद्ध संगीत समिति जो है ये कनिष्क के काल में हुई है। किसके काल में दोस्तों? कनिष्क। जी हां दोस्तों, कुषाण वंश का शासक कनिष्क। ठीक है, तीसरा सवाल क्या पूछ सकता है? किसकी अध्यक्षता में? ठीक है, तो जो पहली बौद्ध संगीत समिति हुई दोस्तों ये महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई है। किसकी अध्यक्षता में दोस्तों? महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई है। द्वितीय बौद्ध संगीत समिति जो हुई दोस्तों, ये आपने नाम सुना होगा साबाकामी का। ठीक है, साबाकामी का प्रसिद्ध बौद्ध आचार्य थे साबाकामी, उनके निर्देशन में हुआ है। तृतीय बौद्ध संगीत समिति दोस्तों मोगलीपुत्र तिस, ठीक है, मोगलीपुत्र तिस के अध्यक्षता में हुआ। और चौथा जो बौद्ध संगीत समिति हुआ, यहां पर अश्वघोष और वसुमित्र बच्चे कंफ्यूज होते हैं बच्चे, वसुमित्र याद रखेगा, अश्वघोष नहीं। ठीक है, वसुमित्र की अध्यक्षता में। एक दोस्तों चौथा सवाल भी यहां पूछ सकता है, टाइम पीरियड। ये प्रथम बौद्ध संगीत समिति का आयोजन दोस्तों कब किया गया था? तो याद रखेंगे 483 ईसा पूर्व मतलब बीसी में, 483 बीसी में। उसी तरह से द्वितीय बौद्ध संगीत समिति ठीक 100 साल बाद हुआ दोस्तों 383 बीसी में, 483 383। और तृतीय बौद्ध संगीत समिति दोस्तों याद रखेगा 250 बीसी में। चतुर्थ बौद्ध संगीत समिति को लेकर के दोस्तों थोड़ा कंफ्यूजन रहता है लोगों को, लेकिन याद रखेगा यहां 72 एडी, याद रखेगा एडी मतलब ईस्वी। ठीक है, ये इतने सवाल बनते हैं, इसके बाहर से कुछ आना वाना नहीं है, जो कुछ आएगा यहीं से आएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे, बढ़िया सवाल है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, ये मिडावल हिस्ट्री का सवाल है और प्री परीक्षा 2016 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, सवाल क्या दे रहा है? हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? ठीक है, तो महाराणा प्रताप, अच्छा जो हल्दी घाटी का युद्ध चल रहा था दोस्तों ये किसके बीच में लड़ा गया था? तो याद रखेंगे 1576 ईस्वी में लड़ाई लड़ी गई थी। किसके किसके मध्य? तो याद रखेगा अकबर वर्सेस राणा प्रताप, अकबर और राणा प्रताप जी के बीच में यह लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है, जिसमें राणा प्रताप जी के सेनापति कौन थे दोस्तों? हाकिम सुर का नाम याद रखेंगे। राणा प्रताप जी के जो है क्या थे? ये
हाकिम हकीम सूरजोधेरा दोस्तों ये सेनापति हैं, ठीक है, सेनापति। उसी तरह से अकबर की तरफ से मुख्य सेनापति कौन थे, तो आपने मानसिंह का नाम पढ़ा होगा। किसका नाम पढ़ा होगा, मानसिंह, ठीक है, इसको याद रखेगा। आइए कुछ नए सवाल करते हैं। हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया, मुगलों की बात करा दोस्तों, तो मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था, मुख्य रूप से मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों, मानसिंह ने किया था, ठीक है। मानसिंह और मानसिंह आगे मानसिंह प्रथम लगाएगा। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया दोस्तों, कब लड़ा गया था, तो याद रखेंगे 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। तारदी बेग किसका सैन्य कमांडर था, देखिए तारदी बेग के बारे में इतिहास में मैंने आपको बताया था दोस्तों, अगर ये सैन्य कमांडर की बात करा तो याद रखेगा ये हुमायूं का सैन्य कमांडर था, लेकिन कहानी दोस्तों इसके बाद भी मैंने आपको बताया था, याद रखेंगे। सत्ता चल रहा था दोस्तों किसका, विक्रमादित्य हेमू का, और विक्रमादित्य हेमू दोस्तों हुमायूं की मृत्यु के बाद दोस्तों अपने शासन की घोषणा किया था, जब अकबर बैरम खां के संरक्षण में युद्ध लड़ा था, पानीपत का द्वितीय युद्ध, ठीक है। तो हेमू से डर करके भाग खड़ा हुआ कौन, तारदी बेग, ठीक है, भाग खड़ा हुआ, आया और लगा बैरम खां को बताने की कोई भी व्यक्ति जो है हेमू को हरा नहीं सकता, और इसी गुस्से में आकर के बैरम खां ने इसकी हत्या कर दिया था। तो तारदी बेग की दोस्तों हत्या किसने किया है, तारदी बेग की हत्या किसने किया है, याद रखेगा बैरम खान ने किया, ठीक है, बैरम खान ने किया है, जबकि दोस्तों दोनों मुगल थे, ठीक है, इस कहानी को याद रखेगा। इब्राहिम गारदी दोस्तों कौन था, तो इब्राहिम गारदी मैंने पढ़ाया था आपको, यह मराठों का तोपची था। कौन था दोस्तों, मराठों का तोपची था, जिसको लालच दिया था किसने दोस्तों, याद रखेगा जब भारत में युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में, पानीपत का तृतीय युद्ध, अहमद शाह अब्दाली, तो अहमद शाह अब्दाली के एक दूत ने आकर इब्राहिम गारदी को दोस्तों लालच दिया था, लेकिन ये विफरा नहीं अपनी बातों से। कहानी मैंने अपनी क्लास में बताया है तो उसको याद रखेंगे। महमूद लोदी याद रखेगा दोस्तों, महमूद लोदी ने घाघरा का युद्ध लड़ा, क्या लड़ा दोस्तों, घाघरा का युद्ध लड़ा और हार गया, ठीक है। यह घाघरा का युद्ध दोस्तों 1529 ईस्वी में लड़ा गया था, किसके द्वारा दोस्तों, तो बाबर के द्वारा लड़ा गया था। बाबर ने घाघरा के युद्ध में महमूद लोदी को पराजित किया था, यह सवाल भी याद रखेंगे, ठीक है। तो जब सवालों के साथ आप छेड़छाड़ करते हैं, उनको जो है डिटेल में स्टडी करते हैं, तब दोस्तों पढ़ने का मजा अलग हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का एक प्यारा सा सवाल देता हूं, कोशिश करिए सवाल का आंसर आप लोगों को आता है कि नहीं आता, ठीक है। प्री परीक्षा 2017 में पूछा गया सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। लिख रहा समाचार दर्पण, यह अखबार दोस्तों किसने निकाला था, मिरातुल अखबार का संबंध किससे। अब देखो समाचार दर्पण को लेकर हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो, लेकिन मिरातुल अखबार को लेकर नहीं होगा। बच्चे जानते हैं कि मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय जी ने निकाला था। केसरी नामक जो अखबार था दोस्तों ये बीजी तिलक जी से संबंधित है। यंग इंडिया महात्मा गांधी जी से, तो बचा हुआ ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, जेसी मार्समैन से संबंधित हो जाएगा समाचार दर्पण। तो पहले का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा, दूसरे का 1, तीसरे का 2, चौथा का 3, तो 4 1 2 3 दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। आई बात समझ में। आइए अब थोड़ा सा विस्तार में हम लोग पढ़ते हैं। मान लीजिए मिरातुल अखबार पूछ दे, कल को आपसे संवाद कौमुदी के बारे में पूछ दे, तो ये दोनों अखबार दोस्तों किसके द्वारा निकाले जाते थे, याद रखेंगे राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। किसके द्वारा, राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। राजा राम मोहन राय जी को राजा की उपाधि दोस्तों किसने दिया था, राजा की उपाधि किसने दिया था, तो याद रखेगा इनको राजा की उपाधि दिया था अकबर द्वितीय ने। किसने दिया था दोस्तों, अकबर द्वितीय, जो कि उत्तरवर्ती मुगल शासक था, उसने दोस्तों इन्हें राजा की उपाधि दिया था। केसरी और मराठा जो पत्रिका दोस्तों किससे संबंधित है, याद रखेगा बाल गंगाधर तिलक जी से संबंधित है, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जी से संबंधित है। असहयोग आंदोलन के पहले दिन 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ और उसके पहले दिन ही दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई थी, यह भी याद रखेगा। बाकी यंग इंडिया हो गया, नवजीवन हो गया, हरिजन पत्रिका हो गया, ये सभी किससे संबंधित दोस्तों, ये महात्मा गांधी जी से संबंधित क्या है दोस्तों, समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं हैं। नील दर्पण, देखिए यहां समाचार दर्पण है, यहां जो आपके परीक्षा में दिया है यह क्या दोस्तों, समाचार दर्पण है, ठीक है, समाचार दर्पण। और ये किसने निकाला था दोस्तों, इसके संपादक थे मार्समैन। कौन थे दोस्तों, मार्समैन जी थे। जबकि नील दर्पण पूछे तो नील दर्पण नाटक को किसने लिखा दोस्तों, तो दीनबंधु मित्र ने लिखा है। किसने लिखा दोस्तों, दीनबंधु मित्र ने लिखा है नील दर्पण नाटक, तो इसे भी आप याद रखेंगे। आई बात समझ में, इतना डिटेल में जाके पढ़ना पड़ेगा। देखिए मेरी क्लास में है ना, मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा और डिटेल में पढ़ाऊंगा। अब जिसको पढ़ने की इच्छा हो, जो सिंसियर बच्चा हो, जो गंभीर रूप से पढ़ना चाहता हो, सीखना चाहता हो, वही मेरी क्लास में है। यही रीजन है कि वाचिंग कम चलती। मैं थोड़ा यहां नौटंकी करता ना तो वाचिंग बढ़ जाती और लोगों को मजा भी आता, लेकिन मुझे वो करना नहीं है। मुझे क्या करना दोस्तों, मुझे आपके साथ अच्छा काम करना है और वो अच्छा काम यही है, ठीक है।
अगला सवाल दोस्तों भारत के भूगोल से संबंधित सवाल है, प्री परीक्षा 2017 में पूछा गया सवाल है। लिख रहा भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है। भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी दोस्तों, तो याद रखेगा 9। कैसे दोस्तों, आइए एक मैप अगर यहां पे हम ड्रा कर लें दोस्तों, तो यहां से हम आसानी से समझ सकते हैं। तो इधर सबसे पहले क्या आ जाएगा दोस्तों, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है दोस्तों, तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य जो है गुजरात है, याद रखेंगे, ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों उसके नीचे आएंगे तो महाराष्ट्र मिल जाएगा। अब आप यहीं से नंबरिंग कर लीजिए, तो 1 नंबर पे गुजरात हो गया, 2 पे महाराष्ट्र हो गया, तीसरे नंबर पे दोस्तों यहां गोवा मिल जाएगा, ठीक है, तीसरे पे गोवा मिल जाएगा, चौथे पे दोस्तों क्या मिल जाएगा, कर्नाटक मिल जाएगा, कर्नाटक मिल जाएगा, पांचवें पे दोस्तों क्या मिल जाएगा, यहां पर केरल मिल जाएगा, छठे पे दोस्तों क्या मिल जाएगा, छठे पे तमिलनाडु मिल जाएगा, मिलेगा ना, तमिलनाडु मिल जाएगा, सातवें पे दोस्तों क्या मिल जाएगा, सातवें पे आंध्र प्रदेश मिल जाएगा, आठवें पे दोस्तों क्या मिल जाएगा, उड़ीसा मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, उड़ीसा मिल जाएगा, और नौवें पे दोस्तों क्या मिल जाएगा, याद रखेंगे पश्चिम बंगाल मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, पश्चिम बंगाल मिल जाएगा। तो यहां राज्यों की बात हो रही थी, यहां पर दोस्तों याद रखेंगे राज्यों की बात हो रही थी, यहां पर केंद्र शासित की बात नहीं हो रही थी, ठीक है। अगर आपसे केंद्र शासित भी पूछ ले कि कितने केंद्र शासित हैं, ठीक है, तो केंद्र शासित की संख्या है 4। कितनी संख्या दोस्तों, 4 होगा, ठीक है, उसको याद रखेगा। चलिए यहां पर आते हैं, लेकिन अब भारत में कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है दोस्तों, तो याद रखेंगे 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। फिर माइंड में आ गया सर वो कौन कौन से राज्य हैं, तो नोट करिए दोस्तों कर्क रेखा वाले राज्य। सबसे पहले कर्क रेखा दोस्तों गुजरात से गुजरती है, गुजरात के बाद थोड़ा हिस्सा दोस्तों राजस्थान में भी टच करती है, ठीक है, थोड़ा हिस्सा राजस्थान में। तीसरे नंबर पे दोस्तों आ जाती है कहां पर, याद रखेंगे मध्य प्रदेश में, फिर वहीं से एंट्री करती कहां पर, मध्य प्रदेश में स्थित करती, ठीक है। अब मध्य प्रदेश से अलग हुआ था दोस्तों छत्तीसगढ़, तो ये रेखा दोस्तों छत्तीसगढ़ से भी जाती होगा, ठीक है। बच्चे नहीं समझ पाते, यहीं आके कंफ्यूज जाते हैं। याद रखें दोस्तों मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ जाती है, उसके बाद बिहार से अलग हुआ था दोस्तों झारखंड। बिहार का तो योगदान नहीं है, लेकिन झारखंड में दोस्तों पुनः एक कर्क रेखा घुस जाती है, ठीक है। झारखंड के बाद आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो ये रेखा पहुंच जाती पश्चिम बंगाल। कहां पहुंच जाती है, पश्चिम बंगाल पहुंच जाती। पश्चिम बंगाल के बाद कहां पहुंच जाती है दोस्तों, त्रिपुरा पहुंच जाती है, और फिर कहां पहुंच जाती, मिजोरम पहुंच जाती, ठीक है, त्रिपुरा मिजोरम। इस तरह से दोस्तों ये 8 राज्य हो गए जो कर्क रेखा जहां से होकर गुजरती है। अगला सवाल लिख रहा है भारतीय मानक देशांतर रेखा, जो भारत की मानक देशांतर रेखा है वो है कितना दोस्तों, तो याद रखेगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को हम क्या कहते हैं, भारत की मानक देशांतर रेखा है। और ये कितने राज्यों से गुजरती दोस्तों, तो याद रखेगा ये 5 राज्यों से गुजरती है। फिर मन में आ गया सर प्लीज आपसे निवेदन है कि ये भी 5 पढ़ा दीजिए, पेड में नहीं पढ़ोगे, सब फ्री में पढ़ोगे, चलो कोई बात नहीं, आ जाओ, इतने प्यार से बोलते तो पढ़ा देते हैं, ठीक है। सुनिएगा, यह रेखा दोस्तों उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर नैनी से होकर निकलती है, एकदम टच होकर, तो याद रखेगा उत्तर प्रदेश के बाद दोस्तों यह रेखा कहां चली जाती है, सीधा मध्य प्रदेश यानी एमपी पड़ जाता है। एमपी से ही कट के अलग हुआ था दोस्तों छत्तीसगढ़, तो यह रेखा कहां चली जाती है, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ से रेखा दोस्तों चली जाती उड़ीसा को, और उड़ीसा के बाद यह रेखा चली जाती आंध्र प्रदेश को, ठीक है। और आंध्र के बाद अब कोई नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि उसके बाद क्या आ जाता दोस्तों, उसके बाद बंगाल की खाड़ी वाला एरिया आ जाता है, तो याद रखेगा। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, ठीक है, ये वही 5 राज्य हो गए। आ गई बात समझ में, इस तरह से दोस्तों आपको पढ़ना है। तीसरा सवाल पढ़िए क्या लिखा है, भारत के मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है। सवाल देखिएगा, मुख्य भूमि लिखा है और मुख्य भूमि की तटीय लंबाई, यानी इस गुजरात से लेकर के इस पश्चिम बंगाल तक की दोस्तों अगर तटीय लंबाई देखा जाए तो कितनी है दोस्तों, याद रखेगा ये मुख्य भूमि की तटीय लंबाई जो है दोस्तों वो 6100 किलोमीटर। कितना दोस्तों, 6100 किलोमीटर। लिख रहा भारत के स्थली भाग की तटीय लंबाई कितनी है, मुख्य भूमि और स्थली। स्थली पूछेगा तो 15200 मानिएगा, ठीक है। देखिए अगर गुजरात से कहां तक पूछे दोस्तों, बंगाल तक पूछे तो इसको बताइएगा, और अगर दोस्तों टोटल पूछ दे, टोटल, ठीक है, जिसमें वो केंद्र शासित वगैरह भी शामिल हो जाएंगे, तब क्या बताएंगे, 6100 किलोमीटर बताएगा। एक सवाल और मेरे मन में नया सवाल है, अब ना इतना मुझे लगता आयोग अब ऐसे सवालों को नहीं पूछेगा। हम क्या करते हैं ना, हम हमेशा क्या करते हैं, घिसे पीटे सवालों को पढ़ते हैं। मैं कुछ नया सवाल आपसे करूंगा, आप कोशिश करिए कि आप बता पाते क्या। यहां तटीय राज्य पूछा है ना, अगर आपसे पूछ दे तटीय जिलों के बारे में कि सबसे ज्यादा मतलब कितने तटीय जिले हैं, सीधा सीधा पूछ दे कि भारत में कितने तटीय जिले हैं, बताइए, सीधे सीधे पूछ दे तटीय जिलों की संख्या। क्या पूछ दे दोस्तों कि भारत में जैसे राज्य दोस्तों
तट के किनारे हैं, जो तट वाले हैं, उसी तरह से कई सारे जिले होंगे जो इस तट पर होंगे। तो अगर तटीय जिला पूछेगा दोस्तों तो क्या बताएंगे, याद रखेगा 66 जिला। कितने जिले दोस्तों, याद रखेंगे तटीय जिलों की संख्या कितनी दोस्तों, कुल 66 तटीय जिले हैं। और सबसे ज्यादा तटीय जिला कहां का दोस्तों, किस राज्य का सबसे ज्यादा तटीय जिला है, राज्य का सबसे ज्यादा तटीय जिला दोस्तों कौन सा है, तटीय जिला, ठीक है। तो अब सबसे लंबी सीमा रेखा जब गुजरात बनाता है तो गुजरात के जिले होंगे, गुजरात के 14 जिले हैं, याद रखेंगे गुजरात के 14 जिले हैं जो यहां पर दोस्तों तट पर हैं। तो याद रखेगा सर्वाधिक लंबी जो है तट रेखा किसकी है, गुजरात की, और सबसे ज्यादा तटीय जिले भी किस राज्य के, गुजरात के 14 जिले। तो याद रखेंगे आप। आगे बात समझ में, ये मिला आपके लिए नया समझना, ये आपने नहीं पढ़ा होगा, ये दो सवाल एकदम आपका दिल जीत लिया होगा ना। देखिए स्टडी 91 पर कभी आएंगे तो ऐसे ही हमेशा दिल जीतते हैं, ठीक है। आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि सर मेरा 1 मिनट भी जाया गया है, आपको लगेगा कि नहीं जो जितनी क्लास दी जा रही है सब इंपॉर्टेंट चल रहा है, ठीक है। आगे बढ़िए, मेंस परीक्षा 2016 में पूछा गया सवाल है, भारत के भूगोल से संबंधित सवाल दे रहा है, लिख रहा प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत क्राकाटोआ ये किस देश में स्थित है। क्राकाटोआ दोस्तों किस देश में स्थित है, लिख रहा इटली में। पहले बताइए इटली की राजधानी कहां है, ठीक है। आइए, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जब जब दोस्तों ये सवाल इस तरह के सवाल आएंगे तो हम राजधानी जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। सवाल इसका नहीं लेकिन एक बार राजधानी पढ़ लेते हैं। तो इटली की राजधानी रोम है, इंडोनेशिया की राजधानी याद रखेगा जकार्ता है, जकार्ता है। अब आप कहेंगे सर पिछली वाली क्लास में तो आपने नुसंतरा बताया था, आइए अभी जकार्ता नुसंतरा को भी बताते हैं, सुनी लीजिए। अच्छा, नुसंतरा जो राजधानी दोस्तों ये ऑफिशियल रूप से राजधानी बनेगी 17 अगस्त 2024 को, ठीक है। इसको जो है अभी अनाउंसमेंट होगा, घोषित हो चुका है, लेकिन दोस्तों बकायदा ये राजधानी कब शिफ्ट होगा, नुसंतरा होगा। उसके पहले तक दोस्तों जकार्ता राजधानी है। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करेंगे तो इसकी राजधानी कहां है दोस्तों, वाशिंगटन डीसी राजधानी है। कहां पर दोस्तों, वाशिंगटन डीसी राजधानी है। और जापान की राजधानी दोस्तों क्या है, टोक्यो है। ये सर ये सब छोड़िए, ये मुद्दा बताइए जो क्राकाटोआ की बात कर रहा है कहां पर, तो क्राकाटोआ जो पर्वत है दोस्तों ये इंडोनेशिया में स्थित है। कहां पर स्थित है, इंडोनेशिया में स्थित है। आइए अगला सवाल करते हैं। अच्छा खाली लिख दिया इटली, चलिए इटली लिखने का मतलब यह है कि इटली में जो ज्वालामुखी पर्वत है उनका नाम आपको बताना है। तो सबसे प्रसिद्ध ज्वालामुखी दोस्तों पर्वत आपने सुना होगा स्ट्राम्बोली को, ठीक है, स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली को दोस्तों भूमध्य सागर का स्तंभ कहा जाता है, ठीक है, भूमध्य सागर का लाइट स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, लाइट स्तंभ। ऐसा क्यों कहते हैं, जब ये जलता है तो भूमध्य सागर में रोशनी फैल जाती है, ठीक है, इसलिए कहते हैं। इसी तरह से और याद रखेगा माउंट एटना, माउंट एटना भी दोस्तों कहां स्थित है, यह भी दोस्तों इसी भूमध्य सागर में स्थित है। इसी तरह से अमेरिका, यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, और संयुक्त राज्य अमेरिका के ज्वालामुखी पर्वत का नाम क्या है, माउंट रेनियर नाम है। क्या नाम है दोस्तों, माउंट रेनियर नाम है, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों जापान में कौन कौन से ज्वालामुखी पर्वत है दोस्तों, तो सबसे फेमस है दोस्तों फ्यूजीयामा। कौन सा है दोस्तों, फ्यूजीयामा, आपने सुना भी होगा कई बार फ्यूजीयामा। एक आध और नाम बताइए सर, तो माउंट उंजे। क्या याद रखेंगे दोस्तों, माउंट उंजे भी याद रखेगा, ये भी है। इक्वाडोर का नाम सुना होगा दोस्तों, इक्वाडोर यहां पे है नहीं लेकिन इक्वाडोर दोस्तों दक्षिण अमेरिका में पड़ेगा। और यहां पर दोस्तों जो प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत है उसका नाम क्या भाई, अरे अरे बड़ा फेमस ज्वालामुखी पर्वत है, इक्वाडोर की बात कर रहे हैं। इक्वाडोर में है कोटोपैक्सी ना, कोटोपैक्सी, ठीक है, कोटोपैक्सी। एक ये पूछता है, एक और पूछता है जो इक्वाडोर में है, चिम्बाराजो। कौन सा दोस्तों, चिम्बाराजो। ये अफ्रीका वाले, अच्छा मैंने अमेरिका बोला क्या, दक्षिण अमेरिका नहीं, तो इसको चेंज कर लीजिएगा दोस्तों। आइए हवाई द्वीप की बात करते हैं। हवाई द्वीप की बात करेंगे तो हवाई द्वीप में सबसे फेमस कौन दोस्तों, मौना लोआ। कौन सा दोस्तों, मौना लोआ। ये बहुत बार दोस्तों परीक्षा में आया, इसको तो एकदम अवश्य याद कर लीजिएगा हवाई द्वीप पे। और सबसे फेमस दोस्तों किलायू, ठीक है, सबसे खतरनाक भी किलायू, ठीक है, इसको भी याद रखेगा। ये जो क्राकाटोआ की बात कर रहा था दोस्तों, अगर इसका लोकेशन पूछ दे तब आपसे, अगर आपसे पूछ दे कि क्राकाटोआ कहां पर है, ठीक है, ये तो आपने बता दिया इंडोनेशिया में, लेकिन इंडोनेशिया में कहां पर, तो याद रखेगा जावा सुमात्रा के मध्य में, जावा एवं सुमात्रा के मध्य में दोस्तों यह स्थित है। याद रखेंगे मध्य में कहां का पर दोस्तों, तो हिंद महासागर में यह स्थित है। कौन सा दोस्तों, मैं क्राकाटोआ की बात कर रहा हूं, ठीक है। फिलहाल आपको अपना आंसर मिल गया कि नहीं मिल गया, ऐसे दोस्तों पढ़ना है, ठीक है। धीरे धीरे हमारे पास अच्छा कलेक्शन हो जाएगा, आप हमारे साथ बने रहो, इतना बढ़िया आपका जीएस तैयार हो जाएगा कि आप खुद कहोगे कि हाँ सर मजा बहुत आ रहा है, ठीक है।
आइए आगे बढ़ते हैं। प्री परीक्षा 2016 में दोस्तों ये पूछा गया सवाल है जनसंख्या नगरीकरण। ये वही विषय है जिसे हम जनरली छोड़ देते हैं, पढ़ने की हिम्मत नहीं पड़ती, न जाने क्यों। लेकिन उत्तर देखिए, 2011 की जनगणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य था। ठीक है दोस्तों, यहां पर आदर्श वाक्य क्या था? अवर फ्यूचर अवर कंट्री नहीं, अवर कंट्री अवर सेंसस ये भी नहीं, पीपुल ऑफ इंडिया अवर सेंसस ये भी नहीं, अवर सेंसस अवर फ्यूचर। ठीक है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, तो याद रखेंगे इसी को कहा गया हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारा भविष्य। ठीक है, ये दोस्तों क्या था, इसके लिए दोस्तों ध्येय वाक्य था, इसको याद रखेंगे। अच्छा, इसमें दोस्तों जो इस जनगणना को जिन्होंने अंजाम दिया, जिन्होंने पूरा कराया, ठीक है, तो दोस्तों उनका नाम क्या है, तो याद रखेगा चंद्रमौली जी। ठीक है, इनका नाम मत भूलिएगा दोस्तों, चंद्रमौली जी ने दोस्तों ये काम कराया था, इसको याद रखेंगे। आइए यहां बात करते हैं, भारत की जनसंख्या की त्वरित वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? क्यों भारत की जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है? इसका कारण क्या है? क्योंकि भारत में जो जनसंख्या दर है वो ऊंची जन्म दर है। क्या दोस्तों? ऊंचा जन्म दर, ऊंचा जन्म दर मतलब ज्यादा लोग पैदा हो रहे हैं। और क्या दोस्तों? निम्न मृत्यु दर। इसी वजह से दोस्तों दुनिया में जनसंख्या बढ़ रही है। तभी थानोस ने कहा था कि एक बार पृथ्वी को संतुलित करने की आवश्यकता है और पृथ्वी को संतुलन में लाने के लिए लोगों की हत्या कर दी जाए। गजब काम है। अरे लोगों की हत्या करने की क्या जरूरत है? लोगों को शिक्षित बनाओ, लोग जानेंगे तो खुद संतुलित हो जाएंगे। हत्या करने से कोई संतुलित हो जाएगा? अरे भाई, किसी की विचारधारा खत्म हो जाएगी क्या? ठीक है, तो जब आदमी वैचारिक रूप से उस तरह का सोच वाला है तो हत्या फर्क नहीं पड़ता। फर्क क्या पड़ता है कि हमें उसके विचार बदलने होंगे। जिस दिन विचार बदल जाएगा ये जनसंख्या क्या हो जाएगी, इस पर लगाम लग जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दोस्तों किस दशक में दर्ज किया गया है? एक ऐसा दशक रहा दोस्तों जब भारत की जनसंख्या बढ़ी नहीं बल्कि माइनस में चली गई थी दोस्तों। वो दशक था 1911 से 1921 का दशक। ऐसा किस कारण हुआ था? तो इसके लिए कारण था दोस्तों अकाल। ठीक है, भयानक अकाल पड़ा था, इतना भयानक अकाल पड़ा कि भारत में कई जनसंख्या कम हो गई, मर गई। तो दोस्तों इस वजह से क्या हो गया, जनसंख्या वृद्धि दर माइनस में आ गया। ठीक है, लिख रहा किस जनगणना दशक में लिंगानुपात दोस्तों ये सबसे लिंगानुपात में सबसे अधिक गिरावट दर्ज किया गया? तो दोस्तों 1961 से 71 के बीच में। ठीक है, 1961 से 71 का जो दशक था इसमें लिंगानुपात में दोस्तों सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज किया गया है। यह सवाल भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो बढ़िया सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर दोस्तों, इस चैप्टर के अगला विषय आता है भारतीय राज्य व्यवस्था। ठीक है, भारतीय संविधान से पूछा गया सवाल है और प्री परीक्षा 2016 में सवाल आया। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? जब नहीं का सवाल आया करे विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लिख रहा नागरिकता के बारे में भाग 2 में बताया गया, बिल्कुल सही है। संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में भाग 7 नहीं दोस्तों, भाग 1 में बताया गया, तो यही गलत है। नगर पालिका के बारे में भाग 9 क में बताया गया था, इसे बाद में जोड़ा गया है। निर्वाचन के बारे में भाग 15 में बताया गया, ये भी सही है। ठीक है, तो यहां दोस्तों क्या होना चाहिए, नागरिकता के बारे में दोस्तों कहां बताया गया, याद रखेंगे। नागरिकता के बारे में भाग 2 उल्लेख करता है, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में भाग 1 उल्लेख करता है। इसी तरह से क्या पढ़ेंगे दोस्तों, मूल अधिकार के बारे में कहां बताया गया है, मूल अधिकार की बातें जो हैं इसे कहां बताया गया है, इसे बताया गया भाग 3 में। इसी तरह से राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां बताए गए हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निदेशक तत्व के बारे में कहां बताया गया दोस्तों, तो भाग 4 में बताया गया है। ऐसे आगे आप पढ़ेंगे। ठीक है, भाग 4 में। इसी तरह से पूछता है संघ के बारे में कहां उल्लेख है, संघ। ठीक है, संघ, तो याद रखेगा संघ के बारे में कहां बताया गया, भाग 5 में बताया गया। ठीक है, ऐसे पढ़ते जाओगे। ठीक है, तब आपको आगे मिलेगा। नगर पालिकाओं के बारे में दोस्तों कहां बताया गया, तो भाग 9 क, याद रखेगा 9 और 9 के साथ क लगाइए। ठीक है, निर्वाचन के बारे में दोस्तों भाग 15 में बताया गया है। कहां बताया गया, भाग 15। संविधान का एकमात्र भाग जिसे पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया था वो था दोस्तों भाग 7। भाग 7 निरस्त कर दिया गया। कब निरस्त किया गया, 1956 में निरस्त किया गया। कैसे, 7वां संविधान संशोधन। कैसे दोस्तों, 7वां संविधान संशोधन। देखिए कितना अच्छा मैचिंग कर रहा है ना। एक तो 7वां संविधान संशोधन भी हुआ है, ऊपर से खत्म कौन हुआ, तो यही दोस्तों जो है भाग 7 को ही समाप्त किया गया। तो 7 को 7 ने समाप्त कर दिया। इस तरह से आप याद रखेगा, ऐसे हम भी याद रखें। ठीक है, तो याद हो गया ना। और टाइम पीरियड क्या था दोस्तों, तो 1956 में दोस्तों इसे निरस्त किया गया, पूरे के पूरे भाग को ही निरस्त कर दिया गया। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अगला सवाल जो दे रहा दोस्तों, ये भौतिक और रसायन विज्ञान से संबंधित सवाल है, बहुत कंफ्यूजन वाला सवाल है, ठीक है। सुनिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला दोस्तों सबसे कठोर पदार्थ है, ठीक है। अब बच्चा परेशान कि सर करे तो करे क्या। देखो, जब कभी आपसे सबसे कठोर के बारे में पूछे, सबसे कठोर के बारे में पूछे, सबसे कठोर के बारे में पूछे, तो आपका जवाब हमेशा क्या होगा दोस्तों, हीरा होगा। लेकिन दोस्तों अब वैज्ञानिकों ने नया खोज कर लिया, ठीक है, वैज्ञानिकों ने नया खोज कर लिया और हीरा से भी ज्यादा दोस्तों कठोर मिल गया है, जिसका नाम है कार्बाइन। क्या नाम दोस्तों, कार्बाइन। कार्बाइन दोस्तों क्या हो गया है, यह हीरा से भी ज्यादा कठोर खोजा गया। एक चीज और, चलिए पहले यहां देख लेते हैं, लिख रहा है कांच को काटने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो कांच को काटने के लिए हीरा का प्रयोग किया जाता है। आप सभी जानते हैं, जहां कांच की कटिंग होती है उसके लिए जो कटर होता है उसमें हीरे का टुकड़ा लगा होता है, बहुत छोटा, ठीक है। लिख रहा ग्रेफाइट और हीरा दोनों क्या दोस्तों, ग्रेफाइट और हीरा ये दोनों कार्बन के अपरूप हैं। क्या है दोस्तों, ये दोनों कार्बन के क्या है दोस्तों, अपरूप हैं, याद रखेंगे। लिख रहा है पेंसिल की जो लेड होती है, पेंसिल में जो काला वाला हिस्सा होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे ग्रेफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेफाइट। पहले जब मैं मतलब जीएस वस नहीं पढ़ता था, जब बहुत पहले की बात है, मैं हमेशा ग्रेफाइट और ग्रेनाइट में कंफ्यूज हो जाता था, ठीक है, क्या कहते हैं। फिर हमने कहा यार कुछ तो ट्रिक बनाना पड़ेगा, तो हमने ट्रिक बनाया कि पेंसिल को कटरे में डाल के कर दे, छील देते हैं, ठीक है, और छीलते तो उसको फाइट करना पड़ता है अपने, मतलब पेंसिल को अपना जीवन बचाए रखने के लिए फाइट करना पड़ता, तो फाइट याद रखेगा, ठीक है। तब जाके हमको याद हुआ। और जो ग्रेनाइट होता है, ये ग्रेनाइट दोस्तों जो हम लोग घर में संगमरमर ग्रेनाइट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, वो वाला पत्थर जो होता है वो ग्रेनाइट का पत्थर होता है, ठीक है, ये ग्रेफाइट होता है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने सबसे कठोर पदार्थ किसे माना दोस्तों, तो याद रखेंगे कार्बाइन को सबसे कठोर पदार्थ माना। एक चीज और, मान लीजिए कभी आपसे पूछ दे दोस्तों कि सबसे कठोर तत्व कौन सा है, क्या पूछ दे दोस्तों, सर्वाधिक कठोर क्या पूछ दे, तत्व पूछ दे, ठीक है, क्या पूछ दे दोस्तों, सबसे कठोर तत्व के बारे में पूछे तब आप क्या बताएंगे दोस्तों, तत्व नहीं यार, तत्व नहीं, सबसे कठोर धातु के बारे में पूछे तो आप क्या बताएंगे, ठीक है, धातु। समझिएगा, धातु मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जो हीरा है ना, हीरा क्या दोस्तों, हीरा अधातु है, हीरा क्या दोस्तों, अधातु है। और यहां पूछ देता धातु और ऑप्शन में भी दोस्तों हीरा पकड़ा देता है, ठीक है, नहीं, अगर धातु पूछेगा तो आपका जवाब हमेशा क्या होगा दोस्तों, टंगस्टन होगा। क्या होगा दोस्तों, सबसे कठोर धातु कौन सा, टंगस्टन है, क्योंकि हीरा तो अधातु है। ये एक बड़ा कंफ्यूजन वाला सवाल बनता है, तो इसे आप जरूर से याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल दोस्तों बायोलॉजी से संबंधित सवाल है, जीव विज्ञान से संबंधित सवाल, और प्री परीक्षा 2016 में यह भी पूछा गया है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, जो सुमेलित नहीं उसे बताइए। लिख रहा है स्व प्रतिरक्षित रोग, ये क्या दोस्तों, संधिवात, संधि रोग। देखिए संधिवात, संधि रोग को क्या कहते हैं, फिलहाल इसका तात्पर्य गठिया रोग से है, किससे दोस्तों, गठिया से, और गठिया में भी किससे दोस्तों, रूमेटिक अर्थराइटिस, ठीक है, इसे कहते हैं रूमेटिक अर्थराइटिस, ठीक है। आपको विश्वास नहीं होगा, मुझे कुछ दिन पहले ये रोग हो गया, रूमेटिक अर्थराइटिस, ठीक है, मैं परेशान, और मुझे प्रॉब्लम क्या हुआ, मेरे दोनों घुटने में पानी भर जाता है और घुटना फूलकर इतना मतलब मोटा हो जाता है। आप समझो कि कितना दर्द वगैरह तो ठीक है, पढ़ाते समय इतना अंदाज नहीं रहता है, ठीक है, लेकिन हाँ पेन करता है। पेन कब करता है, बैठने में, जब तक खड़ा हूं, ठीक है। तो लोगों ने कहा बहुत ज्यादा टाइम तक खड़े होकर पढ़ाते हैं, इस वजह से ऐसा हो जाता है। हमने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं है, मैं इतनी भी क्लास नहीं लेता, 8-10 क्लास तो कभी लेता नहीं, वह एक दिन में 4-5 क्लास बस, उतना ही, ठीक है, या उससे भी कम, कभी कभी 2 ही 3 हो पाता है, तो वो नहीं था। फिलहाल मुझे जानना था कि क्या किया जाए, ये रुक करता क्या। मैंने इसके बारे में, अब भाई सिंपल सी बात है, मैं टीचर आदमी पढ़ाता हूं, तो जब अन्य चीजों के बारे में इतना कुछ पढ़ता हूं, तो जो चीजें मेरे साथ होती मैं उनके बारे में तो पढ़ूंगा। मैंने इस रूमेटिक अर्थराइटिस के बारे में पढ़ना शुरू किया, और जब मैंने पढ़ा ना, मेरे होश उड़ गए। अब देखो मैं आपको अपनी भाषा में समझाऊं, आप चाहो तो गूगल सर्च कर लेना। अब लिखा क्या था कि शरीर के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं, जो कोशिकाएं क्या करती हैं, अच्छा शरीर में दोस्तों वो पाया जाता है ना, प्रतिरक्षी कोशिकाएं होती हैं जो बाहरी तत्वों से लड़ती हैं, जो शरीर को मतलब मेंटेन करके रखती हैं, शरीर को बाहरी तत्वों से बचाती हैं। कोई विषाणु, कोई जीवाणु शरीर को नुकसान पहुंचाना चाहता है तो वही आपको शरीर को सुरक्षा प्रदान करती हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो सुरक्षा प्रदान करती हैं वही कोशिकाएं क्या करने लगती हैं, सही कोशिकाओं का भक्षण करने लगती, खाने लगती। हमने कहे भगवान, इससे बड़ा रोग नहीं हो सकता था गुप्ता को, ये क्या हो गया। मैं परेशान, मैं भागा भागा मुंबई गया, ठीक है। मैंने कहा नहीं यहाँ से नहीं सही होगा, ठीक है। मुंबई गया, सीधे बॉम्बे हॉस्पिटल, ठीक है, बॉम्बे हॉस्पिटल गया, वहाँ जाके दिखाया। एक वहाँ पे बहुत फेमस डॉक्टर है झुंझुनवाला जी, उनसे जाके हमने सजेशन लिया। उन्होंने कहा देखिए गुप्ता जी, जो आपने पढ़ा बिल्कुल सही वैसा ही है, लेकिन बहुत घबराने की बात नहीं है। इसके लिए आपको ना एक
मतलब बहुत हाई डोज की दवा उन्होंने दिया जिसको एस्टेरॉइड बोलते हैं, ठीक है। और एस्टेरॉइड में क्या होता है ना, एस्टेरॉइड एमजी वाइज मिलता है। तो मुझे मेरा जो एस्टेरॉइड था दोस्तों वो 50 mg से शुरू हुआ। तो एक हफ्ते तक मुझे 50 mg खाना था, उसके बाद दोस्तों 45 mg खाना था, उसके बाद 40। डॉक्टर ने कहा कभी गैप मत करेंगे, जैसे ही गैप करेंगे ना फिर आपको 50 से शुरू करना होगा, ठीक है। तो हमने सारा काम छोड़ करके उसको खाना शुरू किया और उसी समय हुआ कोरोना, ठीक है। अब कोरोना वाले टाइम में जो इस बार वाला जो कोरोना था, जो सेकंड टाइम का वेव था, अब आपने पढ़ा होगा कोरोना दो व्यक्तियों को बहुत ज्यादा प्रभावित करता था। एक जो शरीर से कमजोर हो तो चलो ठीक है, शरीर से तो हम कमजोर है नहीं, दूसरा जिसके शरीर में एस्टेरॉइड ज्यादा हो, ठीक है। जिसके शरीर में ज्यादा एस्टेरॉइड होता तो पक्का निपट जाता था। अब हम और भी परेशान, ठीक है। एक तो इसी समय रूमेटिक अर्थराइटिस होना था और इसी समय एस्टेरॉइड लेना जरूरी था। हालांकि मैं बता दूं कोरोना के पहले मेरी दवा स्टार्ट हो गई थी। मैं जो ये जो मैं एक हफ्ते खा रहा था ना भाई, 50 mg, फिर 45 mg, फिर घटते घटते 40 mg, फिर 35 mg, फिर 30 mg, फिर 25, 5-5 mg डाउन करना था। वो लंबा पीरियड था, मतलब मुझे 6-7 महीने दवा खाना था। उस पीरियड में कोरोना फंस गया। अब मैं परेशान, मैं अपने आप को एकदम कमरे में बंद कर लिया कि निकलना ही नहीं बाहर, क्योंकि निकला नहीं तो कुछ हुआ नहीं। तो वो वाली स्थिति बन गई थी। तो इसको कैसे भुला जा सकता। आज मुझे जब ये मिला ना, जब ये सवाल मिला तो मुझे लगा यार कि कुछ मैं हिंदी में नाम नहीं जानता था इसका, ठीक है। मैंने कहा कौन सा रोग आ गया ऐसा, तो संधि सोच समझ में आता था लेकिन संधि बात नहीं समझ में आता था। फिर बाद में समझ में आया कि नहीं ये इसी की बात करा। फिलहाल सही भी है। आनुवांशिक रोग दोस्तों 6 रोग, 6 को दोस्तों टीबी कहते हैं। और टीबी दोस्तों आनुवांशिक नहीं है, ये दोस्तों बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है, ठीक है। बैक्टीरिया से दोस्तों फैलने वाला रोग है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। पामा रोग चिंचड़ी, यही हो जाएगा सही, ठीक है, क्योंकि आपसे पूछा था नहीं। पामा रोग चिंचड़ी दोस्तों त्वचा, चिंजड़ी नहीं होता, चिंचड़ी होता है, ठीक है। चिंचड़ी होता है, यह दोस्तों त्वचा रोग होता है। क्या होता है दोस्तों, इसे क्या कहते हैं अपनी भाषा में समझिए, त्वचा रोग, ठीक है। मानसिक रोग दोस्तों मनोविदलता, ये भी सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां आप देखते हैं क्या क्या दिया है, लिख रहा वर्णांधता और हीमोफीलिया, ये दो ऐसे रोग है दोस्तों जो वर्णांधता दोस्तों, इसमें इसे अपने भाषा में हम कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। क्या कहते हैं दोस्तों, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, ब्लाइंडनेस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति जो है लाल और हरे रंग में कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो ये दोस्तों एक आनुवांशिक रोग है। क्या दोस्तों, यह आनुवांशिक रोग है, इसको याद रखिएगा। कई सारे बच्चे ना समझते हैं कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है दोस्तों, रतौंधी नामक रोग होता है, रतौंधी। तो बच्चे ना हमेशा कंफ्यूजन में ये जो कलर ब्लाइंडनेस है या नाइट ब्लाइंडनेस है, इसको भी दोस्तों लोग समझते हैं विटामिन ए की कमी से होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, विटामिन ए की कमी से नहीं, यह एक आनुवंशिक रोग है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। संधिवात संधिशोथ एक प्रकार है दोस्तों, किसका प्रकार है दोस्तों, याद रखेंगे, यह एक गठिया का प्रकार है। अब गठिया लिखे चाहे यहां पर स्वप्रतिरक्षित रोग कह लीजिए, ठीक है, एक ही बात है, जिसे हम रूमेटिड बोले, ठीक है। चिंचड़ी जो दोस्तों ये त्वचा रोग से संबंधित है और इसमें पामा रोग आता है, ठीक है, पामा रोग। कभी कभी दोस्तों ना आपको एक्जिमा भी दे सकता है। क्या दे सकता है, एक्जिमा याद रखेगा, ये भी त्वचा से संबंधित है। मनोविदलता जिसकी बात करा दोस्तों, ये क्या दोस्तों, यह एक तरह का मानसिक रोग है। मनोविदलता क्या दोस्तों, यह एक तरह का मानसिक रोग है, इसको याद रखेंगे। और इसमें एक आता है सीजरोफेनिया, ठीक है, सीजोफेनिया, ठीक है, इसमें आता है दोस्तों, ये भी उसी से संबंधित है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिलहाल ये जीव विज्ञान से संबंधित सवाल है। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से जो दो विशेष किताबें तैयार की गई दोस्तों, इसको आप जरूर से ध्यान देखिए, ठीक है। ये दोनों आपके परीक्षा के लिए बहुत ही जरूरी किताब है, एक बार लेके देखिए, तैयारी गजब की हो जाएगी आपकी, ठीक है। इस किताब को ऑनलाइन आप हमारे वेबसाइट एप्लीकेशन से ले सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट इस व्हाट्सएप नंबर पर भी दोस्तों ऑर्डर लगा सकते हैं, ठीक है। इस व्हाट्सएप से डायरेक्ट आप परचेज कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल दोस्तों इकोनॉमिक्स का सवाल है, सुनिए। यह सवाल दोस्तों मेंस परीक्षा 2016 में पूछा गया सवाल है। मुद्रास्फीति को अपने भाषा में इन्फ्लेशन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं, याद रखेंगे। मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित वर्ग हेतु लाभकारी है। मुद्रास्फीति किसके लिए लाभकारी है दोस्तों, तो याद रखेगा, लाभकारी पूछा है ना, लाभकारी, ठीक है। तो लाभकारी दोस्तों लेनदार के लिए, ठीक है। लेनदार हम कहते हैं क्रेडिटर को, किसे कहते हैं दोस्तों, क्रेडिटर को कहते हैं। क्रेडिटर माने क्या होता है, जिससे हमने उधार माल खरीदा हो उसे कहते हैं दोस्तों क्रेडिटर। जब हमने किसी को उधार दिया होता है ना, तो जिसको उधारी बांटे हैं वो व्यक्ति हमारा डेटर है। ऋण क्या है दोस्तों, देनदार है, ठीक है, क्योंकि हमको पैसा देगा। और लेनदार माने हमने जिससे पैसा लिया
किया है उसे लेनदार कहते हैं। लेकिन अब मुद्रास्फीति जो है दोस्तों ये किसके लिए दोस्तों हानिकारक माना जाता है? तो ये दोस्तों किसके लिए हानिकारक है? याद रखेंगे, जब ये लेनदारों के लिए फायदेमंद है तो किसके लिए हानिकारक हो जाएगा? याद रखेंगे, देनदारों के लिए। किसके लिए दोस्तों? यह देनदारों के लिए क्या दोस्तों? हानिकारक माना जाता है। ठीक है, लेनदारों के लिए फायदेमंद और देनदारों के लिए हानिकारक। क्या मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के लिए अनुकूल मानी जाती है? तो अगर ये पूछे दोस्तों तो बताइए हां, लेकिन दोस्तों विथ कंडीशन बताइए। कंडीशन क्या है दोस्तों? कंडीशन ये है कि अगर मुद्रास्फीति 2 से 3% क्या है दोस्तों है, तब तो दोस्तों ये अनुकूल माना जाता है। लेकिन अगर मुद्रास्फीति से ज्यादा गया और 2 से 3% वार्षिक कर रहे हैं, महीना का मत निकाल देना, 2 से 3% क्या दोस्तों वार्षिक अगर है तब तो ठीक है, नहीं तो दिक्कत हो जाता है। तब जो अगर इसके बाहर जा रही मुद्रास्फीति तब समझो देश खतरे में है। ठीक है, लेकिन अब मांग बढ़ने से वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है, इसे क्या कहते हैं? इसे मांग जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है, छोड़िए मैं आपको अपनी भाषा में समझाता हूं। अब मेरी भाषा में समझिएगा, पूरा का पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारा विशेष चैप्टर है, मैं सीए का स्टूडेंट रहा हूं, ठीक है, और बीकॉम किया हूं, एमकॉम किया हूं, तो ये सब मेरे लिए एकदम मतलब ऐसा है कि क्या ही बताऊं। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को हम क्या कहते हैं? अपने भाषा में कहते हैं महंगाई। क्या कहते हैं दोस्तों? इन्फ्लेशन माने महंगाई। महंगाई कितना? 2 से 3% महंगाई है, कोई बात नहीं, इससे ज्यादा महंगाई है तो आपको भी खलेगा। 100 रुपए का सामान अगर 102 में मिल रहा है तो ठीक है यार, लेकिन अब 110 में मिल रहा तो दुख तो होगा, बहुत दुख होगा ना, वही वाली बात हो गई। तो महंगाई, इस महंगाई को लेकर दोस्तों इसके 2 कारण बताए जाते हैं। एक तो होता है दोस्तों डिमांड पुल इन्फ्लेशन, इंग्लिश में लिखूं हिंदी में, ठीक है, दोनों में लिख देता हूं। ठीक है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, जो मांग जनित कहा जाता है, हिंदी में से क्या कहते हैं? मांग जनित। ठीक है, इसी तरह से जो दूसरा है यह दोस्तों कास्ट पुश इन्फ्लेशन, कास्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, कास्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, तो याद रखेगा ये हो जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं लागत जनित। क्या कहते हैं दोस्तों? लागत जनित। अब समझो, मैं आपको एकदम आसान भाषा में समझाता हूं। मान लीजिए एक किताब है मेरे पास, ठीक है, अब मैं किताब को बनाने वाला, अब ये किताब मुझे पता है कि ये किताब मान लो हमारे पास केवल 100 पीस बची है, केवल 100 है, और ये कंफर्म है कि दोबारा ये किताब प्रिंट नहीं होगी। ठीक है, और अब जो है डिमांड बढ़ गया, मार्केट में 300 लोग इस किताब की डिमांड करने लगे। तो हम तो ऐसा नहीं करेंगे, एग्जांपल देना केवल, ठीक है, बुरा मत मानना। ठीक है, अब ये किताब मान लो, इस किताब का दाम समझ लो 200 रुपए है। ठीक है, अब 200 रुपए की अगर ये किताब है और खरीदने वाले 300 लोग और स्टॉक हमारे पास 100 पीस केवल है, तो अब लोग इसका लाभ उठाने के लिए इस किताब का दाम बढ़ा देते हैं कि नहीं भैया ये किताब 250 में मिलेगा। ठीक है, किसको किसको लेना है? तो भाई उसमें से आधे लोग चले गए, नहीं 200 में मिलता ठीक रहता, 250 में नहीं, चले गए, बाकी तो रहेंगे ना। तो ये क्या कर दिया? ये भी तो महंगाई हुआ। ठीक है, तो महंगाई आई कि नहीं? तो एक तो ये तरीका होता है, यानी जब किसी सामान की डिमांड बढ़ जाए, उसकी मांग बढ़ जाए और उसकी वजह से क्या हो जाए, उसकी कीमत बढ़ जाए, तो उसे क्या कहते हैं? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। या दूसरा तरीका क्या हो सकता है? ये किताब दोस्तों पिछले साल कम पैसे में छपी थी, ठीक है, तब इस किताब की प्राइस मैंने रखा था 175 रुपए। इस बार जब ये किताब प्रिंट हुई तो 225 की प्रिंट हुई। अब बच्चे सोचते होंगे कि अरे गुप्ता जी तो अपना फायदा बढ़ा लिए। नहीं, फायदा नहीं बढ़ा है। आप कहीं भी जाके पता कर लो, जिस पेपर पे किताब छपती है, हम अच्छे क्वालिटी का पेपर यूज करते हैं, ठीक है, जिस पेपर पे किताब छपती है, ठीक है, ये 81 जीएसएम का हम लोग पेपर यूज करते हैं। ठीक है, भंगार का पेपर दोस्तों 48 जीएसएम का भी आता है, 45 जीएसएम का भी आता है, उसमें किताब छापनी तो और सस्ती पड़ेगी, लेकिन फिर वही आप बुरा मान जाओगे कि सर अच्छा नहीं है, किताब का लुक अच्छा नहीं आ रहा है। ठीक है, एक होता है ना बात, उसी तरह से तो एक किताब 81 जीएसएम में छपी है। इसकी लागत दोस्तों पिछले साल जो है कम, पिछले का मैं 2 साल पहले कीमत बताऊं, पेपर जो आता था वो करीब 82-84 रुपए किलो आता था। कोई होगा आपके यहां आसपास तो आप पता कर सकते हैं, 82-84 रुपए किलो आता था। अब इस पेपर का कीमत हो गया 120 रुपए किलो। 2 साल के अंदर इसका कीमत कितना हो गया है? 82 रुपए से बढ़कर कितना चला गया? 120 रुपए। अब बताइए मैं क्या करूं, इसमें मैं क्या कर सकता हूं? तो सिंपल सी बात है, कास्ट बढ़ गया, लागत बढ़ गया। भाई स्याही की कीमत बढ़ेगी, पेपर की कीमत बढ़ेगी, लोगों के सैलरी बढ़ेंगे तो उनका खर्चा भी बढ़ेगा। तो जब ये सारी चीजें होंगी तो उसी को कहते हैं कास्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? लागत जनित महंगाई है। अब इस लागत की वजह से महंगाई बढ़ रही, सामान का दाम महंगा हो रहा है। ठीक है, तो ये 2 कारण होते हैं, ये आप याद रखें। कोई दिक्कत है आपको? नहीं ना? ऐसे साथ में जुड़ के पढ़ेंगे तो मजा खूब आएगा। देखिए अपनी क्लास में ऐसा ही होता है। ठीक है, आप बहुत जगह क्लास ज्वाइन किए होंगे, हजारों लाखों रुपए खर्च किए होंगे, लेकिन सेटिस्फैक्शन की गारंटी नहीं। यहां पे आइए, पूरा सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा।
प्री परीक्षा 2016 में दोस्तों सवाल पूछा गया, पर्यावरण से संबंधित सवाल है। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को सर्वप्रथम से सबसे बाद के काल क्रमानुसार में व्यवस्थित कीजिए। अब आप कह रहे होंगे सर ये आपको कैसे पता? यार सही बताऊं ना, ये सब सवाल ना ऐसे सवाल हैं किसी को नहीं पता होता है। मास्टर अपने आप को कितना भी भौकाल मेंटेन करे, ऐसे सवालों का उत्तर कोई नहीं जानता है। तो एग्जामिनर सर ऐसा सवाल देता ही क्यों है? एग्जामिनर ऐसा सवाल ना केवल एक पर्पज से देता है। पर्पज क्या होता है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। उसका पूछने का तरीका ही नहीं था, वो ना इसमें कुछ ऐसी बातें जो आप जानते हैं और आज से नहीं, मैं वादा करता हूं आप इसका उत्तर जानते हैं। अभी महसूस नहीं हो रहा, आपको लग रहा है डिफिकल्ट सवाल, लेकिन आप उत्तर जानते हैं। आपने सुना होगा, हमने कई बार अपनी क्लास में पढ़ाया, बहुत कॉमन सी बात है, भारत का पहला नेशनल पार्क, भारत का पहला नेशनल, हाँ सर, वो क्या नाम है? हेली नेशनल पार्क, वो उत्तराखंड वाला जिसका नाम चेंज करके जिम कॉर्बेट कर दिया गया 1936 में। हाँ वही, क्या था दोस्तों? याद रखेगा, हेली नेशनल पार्क। क्या नाम था? हेली। और इसका नाम दोस्तों 1936 में बदलकर क्या कर दिया गया? जिम कॉर्बेट कर दिया गया, जिम कॉर्बेट कर दिया गया। और ये स्थित कहां है दोस्तों? ये स्थित है उत्तराखंड में। तो दोस्तों जब 19 जो आप एक जानते हैं ना, तो उसको लिख लो खाली 1936। तो देखो क्या होता दोस्तों, अब यहां पर, अब देखो ये कह रहा पहले वाला आएगा, तो पहला तो आएगा नहीं, कह रहा चौथा आएगा, चौथा भी नहीं आएगा दोस्तों, कह रहा तीसरा आएगा, ये भी नहीं आएगा, कह रहा दूसरा आएगा। तो आपको तो बस खाली एक ही जानना था, ऑटोमेटिक उत्तर मिल गया हमें, यही कंफर्म उत्तर है। ये अलग बात है कि हमें नहीं पता सर काजीरंगा को कब किया गया, कान्हा को कब किया गया, साइलेंट वैली को कब किया गया, लेकिन दोस्तों आप याद रखेंगे कि कुछ चीजें तो आपको जानकारी में है ना, यहीं से बना सकते हैं। तो जब कभी इतना डिफिकल्ट सवाल देता है ना, तो उसको पहचानो, वो और ज्यादा आसान होता है, उसमें कोई एक आध छोटा सा क्लू होता है, बस वो एक क्लू आपको ढूंढना है। फिलहाल आइए, हम यहां पे दोस्तों बात कर ही रहे, तो हम तो पूरी बात करेंगे कि जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क था, इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। क्या नाम था दोस्तों? इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। ठीक है, हेली नेशनल पार्क। और ये कहां पर स्थित दोस्तों? ये आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और कब इसकी स्थापना हुई दोस्तों? तो 1936 में, क्योंकि नाम चेंज हुआ था तो वही समय। ठीक है, कान्हा किसली का नाम सुना होगा दोस्तों, ये 1955 से संबंधित है। ठीक है, 1955 में कान्हा किसली का उद्घाटन हुआ है। और कान्हा किसली कहां पर दोस्तों? ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। सर्वाधिक वन आवरण वाला क्षेत्र, वन क्षेत्रफल वाला दोस्तों राज्य कौन सा सबसे ज्यादा? तो याद रखेगा वो मध्य प्रदेश है। काजीरंगा की बात करें दोस्तों, तो काजीरंगा कहां पर दोस्तों? असम में है। और एक सिंग वाले गैंडे के लिए दोस्तों ये बहुत ज्यादा फेमस है, 1977 आप याद रखेगा। ठीक है, साइलेंट वैली की बात करें तो साइलेंट वैली कहां दोस्तों? साइलेंट वैली आपका केरल में स्थित है। ठीक है, साइलेंट वैली केरल में है। ठीक है, और इसके लिए टाइम पीरियड क्या है तो मुझे नहीं याद है, सही बताऊं ईमानदारी से, तो मुझे ये नहीं याद है एकदम क्लियर। साइलेंट वैली है केरल में, ये तो कंफर्म है, लेकिन आगे की चीजें डाउट में है, तो इसको हटा देते। ठीक है, आप बताइए कमेंट करके। मैंने कहा ना मैं तो गूगल नहीं हूं, पहले बता दे रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है स्पेशल मेंस परीक्षा 2010 में पूछा गया सवाल है और कृषि का सवाल है कि मक्का, आलू, गन्ना, पेड़ी, गेहूं की गहनता आदि के लिए दोस्तों यहां पर, अच्छा इनके लिए दोस्तों गहनता क्या है? ठीक है, गहनता क्या है दोस्तों? ये जब सवाल आया, अब इसके पहले भी मैंने हो सकता है एग्रीकल्चर में आप लोगों को बताया हो या कभी न कभी चर्चा की हो, किताब लिखा हूं जब मैं, तब मैं दोस्तों इसके बारे में पढ़ा। ठीक है, कि सस्य गहनता होती क्या है। ठीक है, जैसे आप एक साल में अगर एक फसल की खेती करते हैं, ठीक है सुनिएगा, एक वर्ष में अगर एक फसल बोया जाता है, एक फसल बोया जाता है, तो उसकी सस्य गहनता क्या होती है दोस्तों? 100 मानी जाती है। अब दोस्तों अगर उसी वर्ष में, एक वर्ष में ही अगर फसलों की संख्या यहां पर 2 कर दिया जाता है, तो सस्य गहनता क्या हो जाएगी दोस्तों? क्या हो जाएगी? मतलब पहले बार, अब इसको होना 200 चाहिए, लेकिन दोस्तों उस अनुपात में वो घटती भी जाती है। ठीक है, ये होता है दोस्तों सस्य गहनता। तो यहां पर दोस्तों इन सब की जो सस्य गहनता है ना, ये कितना दोस्तों? ये है 133%। ठीक है, और ये काफी पुराना आंकड़ा भी। ठीक है, एक अभी हाल फिलहाल में दोस्तों एक नया आंकड़ा आया, और इन सब के लिए जो सस्य गहनता है वो अनुमानित रूप से दोस्तों कितना है? तो 145% है, ये अनुमानित है। ठीक है, ये अनुमानित है, इसको आप याद रखेंगे। कितना दोस्तों? पहले तो 133% था, लेकिन दोस्तों अब अनुमानित वाले में नया वाला भी याद रखेगा। स्वतंत्रता के बाद भारत की फसल गहनता में कितने प्रतिशत की दोस्तों वृद्धि हुई है? तो अब तक दोस्तों केवल 25% की वृद्धि हुई है, ये आप याद रखेंगे। कर उत्तर प्रदेश की सस्य गहनता दोस्तों लगभग कितने प्रतिशत है? उत्तर प्रदेश की सस्य गहनता, तो उत्तर प्रदेश की सस्य गहनता दोस्तों 145 दशमलव कुछ प्रतिशत रहेगी, इसको आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये सवाल हो गया, इसको भी आप याद रखेंगे। बढ़िया सवाल है, ये सब अच्छे सवाल है और परीक्षा में आते रहते हैं। ठीक है, यूपी स्पेशल का सवाल देखते हैं दोस्तों। मेंस परीक्षा 2017
2017 में पूछा गया सवाल है, करा उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना दोस्तों कहां पर किया जा रहा है? नॉलेज पार्क दोस्तों कहां बनाया जा रहा है ये आपको बताना है। तो नॉलेज पार्क याद रखिएगा दोस्तों, ये ग्रेटर नोएडा में बन रहा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क कहां दोस्तों? ग्रेटर नोएडा में। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहां बन रहा है दोस्तों? तो आपके लखनऊ में बन रहा है। बुद्धा थीम पार्क दोस्तों कहां पर बन रहा है? तो अभी नया बन रहा है दोस्तों बुद्धा थीम पार्क, ये आपके सारनाथ में बन रहा है, सारनाथ वाराणसी। यहीं पर महात्मा बुद्ध जी ने क्या दिया था दोस्तों? पहला उपदेश दिया था, अपना प्रथम बार उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन करते हैं, याद रखेगा। जैव प्रौद्योगिकी पार्क दोस्तों कहां पर स्थित है? कोशिश करिए बताइए, जैव प्रौद्योगिकी पार्क ये कहां पर स्थित है? याद रखेगा दोस्तों, जैव प्रौद्योगिकी मिंटो पार्क दोस्तों याद रखेगा प्रयागराज में स्थित है। मिंटो पार्क कहां पर दोस्तों? प्रयागराज में स्थित है। और जैव प्रौद्योगिकी बताइए कहां पर स्थित है? जैव प्रौद्योगिकी, थोड़ा सा इसका नाम आपको लेकर के हो सकता है डाउट में आ जाए, ठीक है। अगर यही नाम दोस्तों इंग्लिश में देता तो शायद आप बता देते, अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ठीक है। तो यही होता है। तो यहां पर दोस्तों आपका जवाब क्या दोस्तों? यहां भी लखनऊ जवाब है, ठीक है। नाम कभी कभी दोस्तों होता है, तो इस वजह से दोस्तों आपको थोड़ा दिक्कत रहता है, तो याद रखेंगे दोस्तों यहां भी क्या हो जाएगा? लखनऊ हो जाएगा। आई बात समझ में? ऐसे कई सारे पार्क बन रहे हैं, जो अभी आगे और भी पार्क बन रहे हैं, तो उनको लेकर के दोस्तों मैं कई सारे वीडियो बनाऊं। जैसे एक बार आप एक काम करिए ना कि भारत में विभिन्न पार्क, जी हाँ दोस्तों, जैसे आपने पढ़ा होगा टायर पार्क, ऐसा सुना कि नहीं? नहीं सुना? टायर पार्क, कचरा पार्क, कूड़ा, ऐसे बहुत सारे पार्क बने, तो मैंने उस पर एक वीडियो भी आपको बना के दिया है, आप चाहे तो देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज और दोस्तों मेरे दिमाग में ना एक खटक रहा है कोई बात, ठीक है, इस सवाल को लेकर खटक रहा है। यहां मैंने एक पॉइंट गलत लिख दिया। पॉइंट क्या गलत लिख दिया? ये जो 133% है ना, ये सही है, लेकिन 133% दोस्तों ये भारत की सस्य गहनता है। यहां भारत की सस्य गहनता 133% है। अभी कब से पढ़ा रहा था अगला सवाल ना, बार बार यही दिमाग आ रहा था कि कुछ तो गड़बड़ लिखा हूं मैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर गड़बड़ क्या दोस्तों? ये भारत की सस्य गहनता थी, यहां पर पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सस्य गहनता के बारे में पूछ रहा कि मक्का, आलू, गन्ना, पेड़ी, इनकी सस्य गहनता क्या है? तो इनकी सस्य गहनता ज्यादा है। कितना दोस्तों? 166% है। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हो सकता है बच्चों के मन में भी आ जाए कि सस्य गहनता सर ये ना पता है सस्य गहनता निकाला जाता है, उसका एक फार्मूला होता है, ठीक है। जैसे ये जो लिख रहा है ना फसल गहनता या सस्य गहनता, देखिए फसल को भी सस्य ही करने क्यों बंद हो गया? चलिए कोई बात नहीं दोस्तों। तो यहां पर फसल गहनता किसे कहते हैं? तो सकल बोए गए क्षेत्र बटा शुद्ध बोए गए क्षेत्र गुणे 100 करेंगे दोस्तों, तो सकल गहनता निकलेगी। खैर दिमाग में था तो मैंने आपको शेयर कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पहले साइंस टेक के सवाल किया जाता था, साइंस टेक के सवाल समाप्त हो गए, ठीक है। तो अब उसी के जगह पर मैं यूपी स्पेशल के 2 सवाल आपको करा रहा हूं। एक सवाल और नोट करिएगा दोस्तों, लिख रहा उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम दोस्तों कहां स्थित है? ठीक है, कृत्रिम अंग निर्माण निगम उत्तर प्रदेश में दोस्तों कहां स्थित है, आपको यह बताना है। तो याद रखेगा ये कानपुर में स्थित है। कहां पर स्थित दोस्तों? ये कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहां पर स्थित दोस्तों? ये कानपुर में स्थित है। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर कहां पर बनाया गया दोस्तों? तो ये कैंसर सेंटर दोस्तों बीएचयू में स्थित है। कहां पर स्थित है? बीएचयू। और बीएचयू कहां? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, नाम तो सुना ही होगा, वाराणसी। ठीक है, इसी तरह से जेके कैंसर संस्थान कहां स्थित है? तो जेके टेम्पल, जेके कैंसर संस्थान, ये सब दोस्तों कहां पर स्थित है? ये आपके कानपुर में स्थित है। मानसिक चिकित्सा संस्थान, चिकित्सा संस्थान यहां पे होना चाहिए। चिकित्सा संस्थान कहां स्थित है? तो पहले देखिए आगरा में भी था, अब आगरा के अलावा दोस्तों कहां हो गया? झांसी में भी हो गया है, और कहां हो गया दोस्तों? वाराणसी में भी हो गया। तो झांसी और वाराणसी इन दोनों जगहों पे दोस्तों है। ठीक है, एक दोस्तों अभी हाल ही में हाथी चिकित्सा संस्थान बना है। ठीक है, हाथी चिकित्सा संस्थान, ये हाथी चिकित्सा संस्थान दोस्तों कहां बनाया गया है? तो याद रखेगा ये आपके मथुरा में स्थित है। कहां स्थित है? ये मथुरा में बना है, इसको भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये हमारा आखिरी सवाल है, मेंस परीक्षा 2017 में पूछा गया सवाल है, ये विविध वाले चैप्टर में आया। ठीक है, लिख रहा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं दोस्तों उसे बताना है। लिख रहा इंदु प्रकाश, जिसके वो संपादक कौन रहे? एमजी रानाडे जी रहे। महादेव गोविंद रानाडे, बिल्कुल सही है। नेटिव ओपिनियन की स्थापना बीएन मांडलिक जी ने किया। बॉम्बे क्रॉनिकल गोपाल कृष्ण गोखले, नहीं, बिल्कुल गलत दोस्तों। ये बॉम्बे क्रॉनिकल का संबंध दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले से नहीं है। इंडियन मिरर का संबंध दोस्तों देवेंद्रनाथ टैगोर जी से। अब किसका गलत है दोस्तों वो देखते हैं। बॉम्बे क्रॉनिकल तो ये बहुत फेमस दोस्तों है, और इसके बारे में आप जानते होंगे। इससे जुड़े हुए कौन थे दोस्तों? तो फिरोज शाह मेहता जी थे। ठीक है, बहुत बड़े क्या थे दोस्तों? ये व्यापारी थे, उद्योग समूह के। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों, यहां पे हो जाएगा। इंदु प्रकाश की बात करें तो महादेव गोविंद रानाडे याद रखेगा, महादेव गोविंद
रानाडे याद रखेगा, पेशे से दोस्तों जज थे, ठीक है, रानाडे, ठीक है। और प्रार्थना समाज की भी दोस्तों स्थापना किया। नेटिव ओपिनियन की बात करें तो बीएन मांडलिक का नाम याद रखेंगे, बीएन मांडलिक का नाम याद रखेगा, बीएन मांडलिक, मांडलिक का नाम याद रखेगा। इसी तरह से इंडियन मिरर की बात करें तो देवेंद्र नाथ टैगोर की बात करिएगा, ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है, टैगोर जी की बात करिएगा। और हितवाद के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तब यहां पर दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले का नाम लीजिएगा, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के दोस्तों राजनीतिक गुरु भी कहे जाते हैं। और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी इन्होंने ही किया था। किसकी स्थापना? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी इन्होंने किया था। और 1905 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता भी इन्होंने किया था, वो भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो कई बार ये सारी चीजें आपको पढ़ाई गई हैं। इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। एक बात और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से जो किताबें हैं वो तो वही हैं जो आपके लिए दोस्तों क्लासेस चल रही हैं, जो फ्री क्लास चल रही है। सबसे पहले मैं फ्री क्लास के बारे में बता दूं तो ये फ्री क्लास में दोस्तों जीएस की क्लास सुबह 10 बजे चलती है। आप प्लेलिस्ट में हमेशा विजिट कीजिए, ठीक है। हमेशा कोई भी क्लास ना आके प्लेलिस्ट में देखा करिए, ठीक है, प्लेलिस्ट ही मेन है, ठीक है। उसी तरह से हिंदी की क्लास रात को 8 बजे चलती है, ये क्लास भी आप प्लेलिस्ट में आके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो फ्री में है। बाकी टेस्ट सीरीज हमारे पास है, किताबें हमारे पास है, कोर्स हमारे पास है, सारी चीजें हैं। तो आप विजिट करें दोस्तों हमारे स्टडी 91 पर और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए, ठीक है। चलिए आज का सेशन दोस्तों ही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। एक चीज भूल रहा हूं मैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप समझ पाओगे कब कौन सी क्लास दी जा रही है, नहीं तो पता नहीं चलेगा, ठीक है। इसलिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए। 2 लाइन नितिन सर के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।